हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुबह के सुबह मॉर्निंग डोज की वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं। और मॉर्निंग डोज आपका क्या होता है? मंडे टू सैटरडे होता है। तो आज के वीडियोस में हम लोग देखो, वीडियो जो मॉर्निंग डोज का है वो कुछ इस तरह से मैंने पूरा शेड्यूल बना के रखा है कि हम सेल बायोलॉजी को टारगेट करेंगे, बट सेल बायोलॉजी में सिर्फ सेल बायोलॉजी को नहीं, सेल बायोलॉजी के से रिलेटेड टेक्निक्स को भी टारगेट करेंगे। और दूसरा, मैंने ये बात का पूरी तरह से ध्यान रखा है कि आपके एग्ज़ाम से में भी आप क्वालिफाई कर लो। इसी के साथ आप अपने एमएससी एग्ज़ाम, बीएससी एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर सको। और आप अगर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो तो उसमें भी आप सही से क्वालिफाई कर सको। और इसी के साथ आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें भी बेसिक चीज़ आपसे अगर पूछा जाए तो उसको आप क्वालिफाई कर सको, या उसके आंसर को आप सही से फ्रेम कर सको। तो अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 चीज़ें पढ़ी। एक, हम लोगों ने सेल थ्योरी की बात करी कि सेल थ्योरी में 3 सेल्स, जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो कैसे आए हैं, इनकी बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये करा कि सेल्स की जो साइज है उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है शेप एंड साइज में। और उसका शेप डिसाइड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद अब एक चीज आई आपके पास कि सेल्स का मतलब अगर इतना ही ज्यादा वेरिएशन है सेल के शेप और साइज में तो हम किस स्ट्रक्चर को सेल मानेंगे। मतलब वो कौन से साइलेंट फीचर हैं जो यह मतलब जो साइलेंट फीचर किसी अगर स्ट्रक्चर में है उसे हम सेल कंसीडर करेंगे, ये बात है। बट उससे पहले ये बात आ गया कि हम सेल देखेंगे कैसे। उस साइलेंट फीचर की स्टडी करने से पहले भी ये कंसेप्ट आता है कि उस सेल को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो अभी 2 या 3 वीडियो हम आपको सिर्फ इसी बात पे देंगे कि हम सेल को विजुअलाइज कैसे करेंगे। डेफिनेटली जिस दिन भी मैं यह जो सेल विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, मीन्स आज और इसके साथ नेक्स्ट कुछ दिन तक, नेक्स्ट वीक के कुछ दिन तक हम लोग सेल विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब सेल को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। बट डेफिनेटली जिस दिन यह सेल विजुअलाइजेशन ऑफ सेल खत्म होगा उस दिन आपका CSIR का जो एक टॉपिक है जिसका जो कि माइक्रोस्कोप नाम से है, ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी विजुअलाइजेशन ऑफ सेल में हम बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके कितने तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, हर एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट की स्टडी करने वाले हैं। मैंने बताया ना कि ये जो पूरा का पूरा मॉर्निंग डोज है इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है बट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल टॉपिक्स हैं। अगर हम विजुअलाइजेशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले आपकी बात करें, आपके बारे में हम बात करते हैं जिसका आपने यूज करा है सेल को देखने के लिए, जिसे हम कॉमन नाम से जानते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि उनके जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें नीचे की तरफ से लाइट आती है जो कि कलर में होती है वाइट। लाइट यूज्ड एक मतलब माइक्रोस्कोप है। जो ये व्हाइट लाइट होती है यह जो सैंपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि कुछ सैंपल है जिसमें कुछ इस तरह के सेल्स बने हुए हैं, इस तरह के सेल्स बने हुए हैं, तो इस सेल्स को देखने के लिए हम लाइट इसके पास, इसके इस पार से उस पार तक क्या कराते हैं, पास कराते हैं। अब जो ये मैंने बनाया सैंपल, ये सैंपल 2 तरीके के हो सकते हैं। एक, इस सैंपल पे कोई डाई हम यूज कर रखे हो जिसे हम बोल सकते हैं स्टैंड सैंपल, या
या दूसरा विदाउट स्टेन मतलब अन स्टेन्ड सैंपल। अब हम लाइट पास कराते हैं इस सैंपल से और हम इस सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है, जिस माइक्रोस्कोप में हम व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं एक स्पेसिमेन से, वो स्पेसिमेन ईदर स्टैंड और अनस्टैंड है और बैकग्राउंड को हम इल्यूमिनेट करा रहे हैं। जो बैकग्राउंड है उसको हम इल्यूमिनेट करा रहे हैं, तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन बताया है, डेफिनेटली जाके देखो, किसी न किसी एग्जाम में आपका उससे क्वेश्चन आएगा और अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपका आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आप लास्ट में जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन में नहीं, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आप माइक्रोस्कोप एमएससी में यूज करते हो, बीएससी में यूज करते हो, उसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, देख लो। व्हाइट लाइट इज passed white light is passed directly through a specimen that is either stand or unstand, either stand और unstand। और दूसरा कंडीशन क्या है? एंड द बैकग्राउंड इज illuminated। अब अगर हम इस माइक्रोस्कोप की ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक या हम इसके लिमिटेशन को अगर ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, आओ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है कि व्हाइट लाइट को हम पास करा रहे हैं। किससे पास करा रहे हैं? स्पेसिमेन से। अगर हमें किसी स्पेसिमेन को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखना है तो होल स्पेसिमेन को हम नहीं देख सकते, मतलब हमें उसे किसी तरह स्लाइस में बांटना होगा। और स्लाइस में बांटना होगा इसका मतलब हमें उसे पैराफिल्म में एम्बेडेड करना होगा या हमें ऐसा कोई मटेरियल यूज करना होगा उसके एम्बेडेड, मतलब उसको एम्बेडेड करना होगा जिससे कि हम सेक्शंस काट सके, छोटे छोटे स्लाइस में कर सके, जिससे कि लाइट इजीली पास हो सके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, जब हम किसी स्पेसिमेन को इस तरह से कट कर देंगे डेफिनेटली वह अलाइव तो नहीं रहेगा, और अगर वो अलाइव नहीं रहेगा स्पेसिमेन तो मतलब है कि उसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत होगी, और प्रिजर्व करने की ज़रूरत होगी मतलब हमें उसे केमिकल ट्रीटमेंट देना होगा या हमें प्रिजर्वेटिव देना होगा या हमें फिक्सेटिव देना होगा। उसके अलावा प्रिजर्व करना है तो डेफिनेटली हमें उसके अंदर वाटर को नहीं रखना होगा, और वाटर को नहीं रखना है इसका मतलब हमें उसे डिहाइड्रेट करना होगा। और इसके अलावा जो इतनी हम काम कर रहे हैं
अब इसमें ये प्रॉब्लम आ गया कि जो इतना ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, फिक्सेशन देना या प्रिजर्वेटिव देना, डिहाइड्रेट करना और पैराफिल्म में एम्बेडेड करना और स्लाइड्स मतलब सेक्शंस काटना, इन सारे प्रोसेस में अगर आप एक भी कुछ भी गलती कर देते हो, देन मतलब क्या है कि वो सेक्शन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वह आपको दिखाई नहीं देगा, उसका डिस्टॉर्शन रूप दिखाई देगा। तो मे बी जो आप देख रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो फीचर्स को, वह ऑब्जर्व्ड फीचर्स ओरिजिनल ना होके मे बी वो क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है डिस्टॉर्टेड ऑब्जर्वेशन। तो यह ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यह सबसे बड़ा क्या था, नुकसान था। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या था, यह सबसे बड़ा नुकसान था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या क्या नुकसान है। स्पेसिमेन, ध्यान से हर एक लाइन को पढ़ना, क्या मैं लिख रहा हूं, स्पेसिमेन ऑफ 10 must be chemically fixed या प्रिजर्व्ड। याद रखिएगा, केमिकल फिक्सेटिव यूज करना होगा या आपका प्रिजर्वेटिव यूज करना होगा। इसके अलावा चूंकि अगर आप केमिकल वाटर के साथ उसे फिक्स करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल उसको सड़ने में हेल्प कराएगा, तो इसलिए उसको क्या होगा, डिहाइड्रेट करना होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हटाना होगा, डिहाइड्रेटेड। याद रखना डिहाइड्रेशन हम करते कैसे हैं, यह भी मैं यहां पे लिख देता हूं। बुक में आप जाओगे तो वो 35% एल्कोहल से शुरू करते हैं, बट जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो उसमें हम कैसे करते हैं 50, इसके बाद एक बार और 50 करते हैं, कि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये नंबर के हिसाब से है, 50 फिर 70 फिर 90, उसके बाद 95 भी कर सकते हैं, देन फिर 100, फिर 100 के दो बार, उसके बाद जैलिन यूज करके हम उसे फिक्स कर लेते हैं, जैलिन यूज करके उस पर कवर स्लिप डाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का। जितने परसेंट में आपने अगर आपको स्पेसिमेन स्टेन करना है तो जितने परसेंट यहाँ पे यूज किया हुआ अल्कोहल है, जितने परसेंट में आपने उसके उसके अल्कोहल मतलब वो जो आपने स्टेन करा है, जितने परसेंट में आपने स्टेन करा है उतने ही परसेंट के बीच में, जैसे अगर आप 70% अल्कोहल में कोई स्टेन बना रहे हो तो आप इसके बाद उस स्टेन को यूज करोगे, देन फिर 70% यूज करके 90, 95, 100 यूज करोगे। अगर आप 50% में कोई स्टेन बना रहे हो तो 50% के बाद वो स्टेन यूज करोगे, उसके बाद फिर 50% यूज करके 70, 90, 95, 100 करोगे। मतलब आप स्टेन किस जगह यूज करोगे दैट इज डिपेंड कि स्टेन का जो बेसिक मीडियम है, किस मीडियम में आप बना रहे हो, कितने परसेंट अल्कोहल में बना रहे हो, या आप वाटर में बना रहे हो। तो अगर वाटर में बनाते हो तो 35 से पहले कर सकते हो। वैसे 35 बहुत ही कम जगह यूज होता है, 50 से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले स्टेन करके फिर 50, 70, 95, मतलब 90, 95, 100 कर सकते जा सकते हो। 100 हम दो बार कर लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट डिहाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। देन embedded in parafilm पैराफिल्म नहीं, पैराफिन, या पैराफिन की जगह हम यूज करते हैं प्लास्टिक सेल। प्लास्टिक फॉर क्यों करते हैं, वो है फॉर
स्लाइसिंग इनटू थिन सेक्शन, क्योंकि लाइट पास कराने के लिए सेक्शन का थिन होना बहुत जरूरी है। अगर थिन सेक्शन नहीं है तो लाइट पास ही नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। एंड इसके बाद क्या करते हैं हम, स्टेन करते हैं। स्टेंड यहाँ पे जैसे ये डिहाइड्रेशन का पूरा प्रोसेस है, उसके बाद फिर हम स्टेन करेंगे। तो स्टेनिंग का प्रोसेस में भी कभी कभी हम डिहाइड्रेशन करते हैं। स्टेंड टू हाईलाइट 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 जो हमें ऑब्जर्व करना है उसको। जब हम स्टेन करते हैं तो ये नो लॉन्गर अवाइव होता है, और प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप देख रहे हो वो सैंपल प्रिपरेशन के कारण होने वाले डिस्टॉर्शन के कारण तो नहीं है। तो इतनी सारी लिमिटेशंस है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का, जिस कारण और ऑप्टिकल एडवांस मतलब स्पेशल ऑप्टिकल टेक्निक यूज किया गया फॉर स्टडी द सेल। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल जो टेक्निक यूज करा गया है वो कौन कौन सी है। अभी हम सिर्फ नाम देखेंगे और हर एक माइक्रोस्कोप का हम जाके आने वाले कुछ वीडियोस में स्टडी करेंगे। हर एक माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, सभी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो स्पेशल ऑप्टिकल टेक्निक कौन कौन सी हम लोग यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पता चलेगा। तो पहला टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। एक और माइक्रोस्कोपी जिसे हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। ये हो गया आपका ऑप्टिकल के बाद कुछ माइक्रोस्कोप और थे जो कि जिसे हम मतलब इनके बाद इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रहा है। लाइट को हम पास करा रहे स्पेसिमेन से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को यूज करके, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके भी सेल्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाने लगी। और जब हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज कर रहे थे तो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो पहला था वो था TEM और SEM। डेफिनेटली हम लोग टेम स्टेम सब पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम यही कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में हो रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उन सारे एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग में पैसा लगाए हुए यहाँ इस चैनल से आप पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करे हैं, चाहे वो टिफर के हो या किसी के भी हो, आप उस क्वेश्चन को देखिए ज़रूर, क्योंकि हमेशा कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को जितनी बार देखोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट यूज करना आपको आ जाएगा और उस तरह से आपके कंसेप्ट
मजबूत होते चले जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते चले जाओगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात क्या करा कि सेल को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। तो सेल को विजुलाइज करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक की मैं बात करूँ तो एक हम व्हाइट लाइट यूज़ कर सकते हैं या हम लाइट बीम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर सकते हैं। लाइट को अगर हम किसी भी स्पेसिमेन से पास करा के अगर हम उसे देखते हैं और उसको मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं तो देन हम लोग क्या करते हैं, उसे लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करके हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जो सिंपली बीएससी एमएससी में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम व्हाइट लाइट को यूज़ करते हैं तो उसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट को डायरेक्टली स्पेसिमेन से हमें पास कराना होता है। स्पेसिमेन स्टैंड और अनस्टैंड दोनों तरीके की हो सकती है और बैकग्राउंड को हम इल्यूमिनेट करते हैं। जो भी टर्म को हम अगर कस के बोल रहे हैं उस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीएसआई हमेशा क्वेश्चंस जो है एनालिटिकल पूछता है। कभी कभी वो बैकग्राउंड को इल्यूमिनेट, हाई इल्यूमिनेट, लो इल्यूमिनेट करके वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये सब टर्म्स ही उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगा। लिमिटेशंस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या था कि हमें उसमें केमिकल फिक्सेटिव यूज करना होता है, डिहाइड्रेट करना होता है, पैराफिन में इम्बिडेट करना होता है, फिर उसका सेक्शन काटना होता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आपका जो स्पेसिमेन है उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और आप इसका पता नहीं लगा पाओगे। दैट इज द ह्यूज लिमिटेशन ऑफ द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए क्या हुआ, ऑप्टिकल टेक्निक, स्पेशल ऑप्टिकल टेक्निक यूज किया गया, एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया गया जो कि ब्राइट फील्ड से अच्छा व्यू दे रहे थे, जिसका नाम है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एंड कन्फोकल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप में से दो तरीके के हैं, टेम और सेम। इसके अलावा कुछ और भी माइक्रोस्कोप है, जैसे एटॉमिक माइक्रोस्कोप जो होता है, तो एटॉमिक फेज माइक्रोस्कोप, उनको भी हम लोग इस वीडियो में इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको शायद ही कोई इतना डीप में बताएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उस लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम ह्यूमन चिक सेल को, ये एपिथेलियम सेल को देखें, बीएससी में आपने सेल बायोलॉजी का आपका पहला एक्सपेरिमेंट यही होता है कि आप क्या करते हो, टूथपिक लेते हो, टूथपिक से अपने चिक सेल निकाल के आप स्लाइड पे डालते हो और स्लाइड पे डालने के बाद आप उसको स्टेन करते हो। और अगर आप स्टेन करते हो तो सबसे पहले स्टेन करने से पहले जो आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हो तो वह सेल आपको इस तरह से चिक सेल दिखाई देता है। ये आपका सेल का है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और बीच में ये वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस दिख रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं ये आपका है ब्राइट फील्ड में अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। Pass light directly through the specimen unless cell is naturally pigmented or artificially stained. Image has a little contrast. तो यह इस तरह का दिखते हैं। जब आप इसको स्टेन कर लेते हो तो देखो ये ब्राइट फील्ड में स्टेन्ड स्पेसिमेन है। स्टेनिंग विद द वेरियस डाइज इनहांस द कंट्रास्ट बट मोस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर रिक्वायर दैट सेल बी फिक्स या प्रिजर्व। तो यहाँ पे देखो ये आप बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हो। उसके बाद इन दोनों के बाद देखोगे इस तरह से, तो ये अगर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर किसी माइक्रोस्कोप में दिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा माइक्रोस्कोप है, तो डेफिनेटली जो माइक्रोस्कोप आपने यूज करा है जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो आपका क्या है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है, इनहांस कॉन्ट्रास्ट इन अनस्टेन्ड सेल्स बाय एम्पलीफाइंग अ वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स within the specimen, especially useful for examining the living unpigmented cell। जो unpigmented cell होते हैं, लिविंग अनपिगमेंटेड सेल्स का अगर हमें एग्जाम करना है तो हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका बैकग्राउंड है, यह आपका साइटोप्लाज्म है और यह आपका न्यूक्लियस है। इन तीनों से लाइट जो आ रही है आपके पास वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि तीनों जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अगर आप सेल के अंदर की बात करते हो तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर, या साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म या कोई भी ऑर्गेनेल है, उनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपने अलग कर रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा पावरफुल टूल है वो आप जाके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वाला वीडियो में देखिए। वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के लिए हम लोग
ऑयल यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बदल जाता है। तो वो वाला वीडियो देखे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों हम यहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं। तब भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछेगा, मैं फिर बताऊंगा। फिर अगला है यहाँ पे, आप इसको देखो, यहाँ पे यह एक न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो डेफिनेटली उस माइक्रोस्कोप का नाम है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। यहाँ पे कहता है ऑप्टिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स एग्रीगेट डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्स एग्रीगेट डिफरेंस हमें दिखाई देता है, तो वो आपका डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप है। और ये आपका यहाँ पे जो ब्यूटीफुल आपको दिख रहा है, दैट इज अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, shows the location of a specific molecule in the cell. Fluorescent substance absorb the ultraviolet radiation and emit the visible light. Fluorescing molecule may occurs naturally in the specimen but more often are made by tagging the molecule of interact with the fluorescent dye or antibody। मतलब क्या होता है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम डाई या एंटीबॉडी यूज करते, मतलब हम क्या करते हैं, सेल के अंदर एक टैग यूज करते हैं, जिस टैग जो होता है वो फ्लोरेसेंस डाई के साथ या एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या करता है, यूवी लाइट को ऑब्जर्व करके विजुअल लाइट इमिट करता है, और जिसको हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या है, कन्फोकल माइक्रोस्कोप इसमें दिख रहा है, यूजेस द लेजर्स और स्पेशल optics to focus illuminating beam on the single place within the specimen। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस पे देखो ज़्यादा फोकस किया गया है। only those region within the narrow depth of the focus are imaged, region above and below the selected plane of the view appears black rather than blurry। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये देखो पूरा पूरा ब्लैक एरिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल्स पे जो कि आपका क्या है, चिक सेल्स है, उसको फोकस किया गया है, उसके ऊपर बीम किया गया है, किसको, लेजर को। तो ये आपका कन्फोकल माइक्रोस्कोप होता है। इसको अभी हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, हर एक माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल और यूजेस को हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि सेल की स्टडी करने से पहले सेल को विजुलाइज कैसे करेंगे, और विजुलाइज करने वाला उपकरण जो माइक्रोस्कोप है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो क्यों बदला, इन सबको हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। और पीडीएफ अगर तुमको इसका लेना है, जो कि आपको लगभग शनिवार या संडे को मिलता है हमेशा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। बाय बाय। और अगर आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो जाके देखो। चलो बाय बाय।